लिखिए आज टॉपिक सबको लिखिए। किसी कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक। किसी कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक। हाँ, वेग का व्यंजक मतलब एक हमको ऐसा फार्मूला ज्ञात करना है जिस फार्मूला के सहायता से हम लोग किसी भी कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सके कि कितना के वेग से घूमता है कक्षा में। तो चलिए लिखिए डाय देकर। कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल का मान अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। आकर्षण बल का मान अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अर्थात ZE इंटू E बटा में R² बराबर mv² R। एक्चुअल में ZE इंटू E/R² नहीं होता है, 1/4πε0 होता है ना जी। लेकिन 1/4πε0 के माने CGS में क्या होता है, वही से हम लोग खाली ZE इंटू E लिखते हैं। जहाँ ZE किसका आवेश होता है, ZE गलत, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक का आवेश होता है ZE। नाभिक में मान ली कि 11 को प्रोटॉन है तो 11 इंटू इन होगा। तो Z को प्रोटॉन है तो क्या होगा, Z इंटू इन होगा। तो चलिए लिखिए यहाँ पर ZE² बटा में R इंटू R mv² R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा तो ZE² mv²। इसमें हमको V का मान निकालना है। तो V का मान निकालना है तो ZE² R इंटू M बराबर V²। तो V² बराबर क्या हो जाएगा, ZE² और बाई में MR। इसके बाद इधर लिखेंगे इस समीकरण में R बराबर n² बटा में 4πm ZE² रखने पर V² इज इक्वल टू हो जाएगा ZE² R। यहाँ पर M हो जाएगा, R के मनवा है आपका n² H² बटा में 4πm ZE²। V² बराबर हो जाएगा ZE² गुना में ZE 4π ZE²। M छूट गया है वो, बटा में M n² H²। तो M से M कैंसिल हो जाएगा तो V² बराबर 4π ZE² बटा में n² H²। कि उसमें जो R के मान लिखे तो इसमें π² था का,
आर के 4 पाई स्क्वायर होता है ना जी, पाई स्क्वायर तो छूट गया है, कर लीजिएगा तो यहाँ पाई स्क्वायर होगा, यहाँ भी पाई स्क्वायर। हमको इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। अब भी इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग होता है ना, तो भी बराबर हो जाएगा √4 पाई स्क्वायर Z² I के पावर 4 अब बटा में n² h²। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर के बदले में वो निकलता है ना, तब 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अब पाई स्क्वायर का पाई Z इंटू E² बटा में NH। ई हो गया किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला हो गया। देखिए वाला के वो नोट लिखिए आप लोग, नोट है कि चूंकि भी बराबर होता है 2 पाई ZE² अब बटा में NH। बताइए तो इसमें कौन कौन कांस्टेंट आपको दिख रहा है? देखिए कांस्टेंट 2 पाई E² H, अब कौन दो परिवर्तनशील है? जेड होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं भी समानुपाती जेड बटन में, इसको फिर अलग करते हैं भी समानुपाती जेड तथा हाँ भी समानुपाती 1/n। तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें भी अतः करके लिखवाना रहता है। ये सब ऑब्जेक्टिव जो भी आपको नोट लिखाते हैं ना, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। सब्जेक्टिव में आता है थ्योरी, फार्मूला प्राप्त करने के लिए कि फार्मूला इसका कैसे निकलता है, हाँ या परिभाषा। लेकिन फिजिक्स या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ हो, तो ऑब्जेक्टिव में भी खाली न्यूमेरिकल रहता है। दिए होंगे टेस्ट तो समझ ही गए होंगे देख के कि सब्जेक्टिव रहता है कि ऑब्जेक्टिव रहता है। परिभाषा के नाम निशान एक आध गो रहता है। लिखिए लास्ट में अतः परमाणु की किसी कक्षा में घूमने वाले परमाणु के किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग परमाणु संख्या के समानुपाती तथा कक्षाओं के संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब नोट 2 लिखिएगा। देखिए नोट 2 में क्या है कि जो हम लोग लिखे हैं ना कि भी बराबर आपका होता है 2 पाई E² बटा में H गुना Z/n। तो इसमें मान रख दीजिए सबके। इस समीकरण में पाई E तथा H का मान रखने पर तो इसमें सब का मान रख देते हैं हम। रखने पर तो 3.14 1.6 गुना 10 के पावर माइनस का स्क्वायर
इलेक्ट्रॉन का आवेश है बउआ जेड बटा एन। इसको हल कीजिएगा ना तो हल करके आता है आपका फाइनल 2.426 गुना 10 के पावर -4 गुना जेड बटा एन मीटर प्रति सेकेंड। पूरा सॉल्व कीजिएगा उस सब के मान रख करके तो आपका आएगा इतना 2.426 गुना 10 के पावर -4 जेड बटा एन मीटर प्रति सेकेंड। बना लिए तो चलिए अब अगर आपको क्वेश्चन लिखा जाए, लिखिए हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर तो 1 होबे करता है। आप कौन कक्षा में कह रहा है तो उतने रह जाएगा 2.426 गुना 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। लिख बनाइए जल्दी से, बना दिए ना। तो दूसरा क्वेश्चन पेश करते हैं। लिखिए हाइड्रोजन परमाणु के चौथा कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। चौथा कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। जीरो पॉइंट कितना बोले 6065 गुना 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। 1/4 आ रहा है आपका किए हैं जी। 1/4 यानी कि 2.426 बटा में 4 तो भाग देंगे तो 0 पॉइंट। हाँ भाग देने पे ही आएगा। ठीक आया था आपका 0.6 फिर होगा 6 0 फिर ओकरा बाद कितना आया था 6 ना 0.606 5 तो सही आया था आपका। क्योंकि जेड का मान तो 1 है, खाली एन का मान कितना होगा 4 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। लिखिए हीलियम परमाणु के नहीं He प्लस लिखिएगा, एक प्लस He प्लस यानी कि हीलियम प्लस आयन के दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। बिल्कुल सही, कारण कि जेड 2 होता है हीलियम के लिए, आयन भी कितना है तो
तो 2 से 2 तक कट नहीं जाएगा तो खाली हाइल में बचेगा। जब बड़ा आसान है। एगो बात देख रहे हैं कि नहीं, जैसे जैसे कक्षा बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वेग घट रहा है कि बढ़ रहा है? वेग घट रहा है, यानी कि नाभिक के नजदीक में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बहुत तेजी से घूमता है, और नाभिक से जो दूर जाता है वो एक और पता चल जाता है। इसे तो बनाने से पता चला आपको ना। देखिए फार्मूला से ही पता चलता है, जैसे भी समानुपाती 1/n है था ना, तो इसका मतलब कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे से v का मान घटेगा। तो देखिए तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कुछ और आएगा, दूसरा में ओकरा से कम आएगा, तीसरा से, यानी कि जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ते जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग तब भी नहीं दम परमाणु के सतह पर चल जाता है निकल के, तो उस सतह पर ओकर वेग क्या होता है, और उसके बाद उसको एनर्जी दिया जाता है तो फिर वजह से चलना स्टार्ट करता है, ठीक ना। यानी कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन उसका वेग धीरे धीरे कम होते जाएगा। परमाणु से जैसे बाहर निकलेगा तो रुक जाएगा, अब फिर एनर्जी मिलेगा तो फिर वहां से बाहर चलना शुरू करेगा। समझे बालक? तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि He+ आयन के He+ आयन यानी कि हीलियम आयन He+ आयन के प्रथम तृतीय चतुर्थ तथा पंचम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। तथा पंचम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। नहीं घर से बना के लाइएगा। अगला लिखिए लिथियम डबल प्लस लिखिएगा। लिथियम डबल प्लस आयन के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तथा पंचम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें। हो गया ना? चल इतना बना के लाइएगा। आज टॉपिक लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख के दिए। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। अच्छा विद्युत विसर्ग नली किन्हीं को याद है? विद्युत विसर्ग नली किसे कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए बताए थे कि हम लोग कांच का ट्यूब लेते हैं और उसमें गैस भर करके एक तरफ एनोड कैथोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कैथोड से निकलता है कैथोड किरण, जो ट्यूब में उपस्थित गैस के अणुओं जाके टकराता है तो उसको आयन में परिवर्तित कर देता है। तो वो टकराता है जब कोई भी कैथोड किरण किसी परमाणु से या अणु से, तो वो अपना ऊर्जा उसको प्रदान कर देता है और उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है उस ऊर्जा को ग्रहण करके परमाणु से बाहर निकल जाता है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अपने कक्षा में घूमते हुए ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, नहीं कब तक, जब तक उसको बाहरी स्रोत से ऊर्जा ना मिले। तो देखिए तो होता क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब में यानी कि विसर्ग नली में एक तरफ एनोड कैथोड लगा के हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना। एक मान ली कि इसमें हाइड्रोजन गैस ले लिया अंदर में, तो हाइड्रोजन गैस से जा करके कैथोड किरण टकराता है, तो कैथोड किरण टकराता है ना, तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके अब परमाणु से बाहर निकलना। यदि परमाणु से बाहर निकल जाता है तो हाइड्रोजन जो है आवेशित हो जाता है वही H+ आयन के रूप में, ठीक ना।
लेकिन बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जैसे इसमें से कूद के इसमें चला गया है, कोई इसमें से कूद कर, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन केवल निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है अस्थायी होता है, यानी कि ज्यादा दिन तक वहाँ पर नहीं टिक पाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 11 में पढ़ रहे हैं, चल के BA पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, तो ये कई दिन टिक पाइएगा? एक आध 2 दिन पूरा जोश में रहेगा तो टिकेगा, फिर बात चलो 11 क्लास में। तो वही बात है कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सब अस्थायी होता है। तो फिर जितना ऊर्जा लेके गए रहता है ना, तो उतना ही ऊर्जा उत्सर्जित करके फिर अपना कक्षा में, तो वही ऊर्जा अपना उत्सर्जित करता है, तो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है, लेकिन जब वही अपना प्रारंभिक कक्षा में लौटता है तो उस ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में, और उसी प्रकाश को जब हम लोग किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम प्राप्त है। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है नॉर्मल प्रकाश से प्राप्त हो रहा है, ये हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश से हो रहा है। यही कारण से उस स्पेक्ट्रम का नाम रखा गया हाइड्रोजन, क्योंकि जो प्रकाश प्राप्त हुआ है जिसको हम प्रिज्म से गुजारे हैं वो प्रकाश हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त हुआ है, और उसे जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो किससे नाम जान जाएगा। तो चलिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद डायग्राम बना देंगे। लिख, जब विद्युत विसर्ग नली में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख रहे नहीं दिए हैं, तो लिखिए उसी में, जब विद्युत विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस, जब विद्युत विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस लेकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु के निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन परमाणु के निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है। जिस प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एक पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं,
जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए पहले हमको बना लेंगे, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। ये हो गया आपका विद्युत विसर्ग नली। विद्युत विसर्ग नली से कौन सी निकलता है? प्रकाश निकलता है, और उस प्रकाश को हम लोग गुजारते हैं प्रिज्म से। ए बालक ध्यान से रखिए, ठीक ना? रुक जाइए, काफी लंबा फिगर आप बनाइएगा, आपका एस्टीमित गड़बड़ा जाएगा। जितना पेज है गड़बड़ा जाएगा ना। ट्यूब के अंदर कौन सा गैस ले जाता है? हाइड्रोजन गैस। लेंस, ये हो गया आपका फ्रिज। आप बना सकते हैं, बनाइए आप। देखो अमीबा है कि पैरामीशियम है, सब कोई अपना हिसाब से देखता है। जानते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा प्रकाश होता है? लाल। और सबसे नीचे बैगनी को हम लोग कहते हैं वायलेट। बैगनी। अब बाकी सब बीच में और होता है। देखो लाल के ऊपर भी लाल होता है, लाल के बाद ऊपर भी वो लाल होता है, जिसको कहा जाता है औरक्स। औरक्स प्रकाश, जिसको लोग साकार लाल नहीं कहते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंफ्रा रेड। अब बैगनी के नीचे भी एक होता है, हाँ, परा बैगनी। परा बैगनी जिसको बोलते हैं अल्ट्रा। हाँ, अल्ट्रा वायलेट मालूम है ना? स्किन पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। डायग्राम नोट कर लीजिए।